welcome back students. We are reading our chapter number 3 of Geography class 7th, Our Changing Earth. In our last part of this video, we discussed about endogenic and exogenic forces. And I tried to explain you that our Earth is not static and the different landforms on our Earth, they are continuously changing. Sometimes they are changing slowly in a gradual process, and sometimes due to some sudden natural process, sometimes they are having sudden changes. So as I told you in last video also, let us start to discuss one by one different landforms and their causes. So in endogenic forces, as we discussed, due to the movement of magma inside the earth, there is a magma inside the earth, the molten magma, which is moving every time in a circular motion, and the tectonic plates which are lying on this magma, they sometimes converging with each other or diverging from each other. So students, अर्थ के नीचे, हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, और मोल्टन मैग्मा के अंदर जो है सर्कुलर मोशन रहता है, हमेशा वो हमेशा मूव करता रहता है स्लोली. तो इस मूवमेंट के कारण कई बार जो है हाई प्रेशर बिल्टअप होता है, लो प्रेशर बिल्टअप होता है, और इस तरह के प्रेशर बिल्टअप होने से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इनमें कन्वर्जेंट और कई बार डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है, और इन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट होने के कारण अर्थक्वेक्स, कई बार अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक्स आते हैं. तो अर्थक्वेक एक्चुअल में क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट के कारण जो है एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है अर्थ क्रस्ट के ऊपर. सो द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. And how does this happen? The place where the movement is happening. Suppose this is the tectonic, these two tectonic plates are sliding. So ये जो फोकस पॉइंट है, इसे हम कहेंगे फोकस पॉइंट, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होने के कारण वाइब्रेशन क्रिएट हुई है. और इसके बिल्कुल ऊपर जो हमारी ये अर्थ क्रस्ट है, इसके कारण यहाँ पर जो ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वाइब्रेशन का इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी. तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिक सेंटर. तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण जो ये वाइब्रेशन क्रिएट हुई है और ये फोकस से जो ओरिजिन हुई है वाइब्रेशन, वो एपिक पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होती है उसकी इंटेंसिटी. उसके बाद वो अर्थ पे ऐसे इससे दूर जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी. तो ये जो वेव्स हो रही हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण जो ये अर्थक्वेक यानी कि वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. और ये फोकस पॉइंट है, ये एपिक सेंटर है. ये जो वेव्स हैं इनको हम लोग सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स. तो इसको मेज़र करने का जो हमारा हम इसको कैसे मेज़र करते हैं, इंटेंसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, तो उसका जो इक्विपमेंट होता है जिससे हम सिस्मिक वेव्स को मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफर. या हम उसको कई बार बोलते हैं रिएक्टर स्केल. हम उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं, रिएक्टर स्केल. तो रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफर, इससे हम जो है इंटेंसिटी किसी भी अर्थक्वेक की मेजर करते हैं. तो ये अर्थक्वेक जब भी होता है तो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत सारी शेप्स जो हैं, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स हैं, उनमें बदलाव आता है. कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, कई बार जो है वैली टाइप में कोई शेप बन जाती है, या अर्थ का जो है ना वर्टिकली कोई बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वर्टिकली जो है अपलिफ्ट हो जाता है, कई बार सबसाइड होकर के डाउनवर्ड चला जाता है. इससे क्या होगा, इससे ब्लॉक माउंटेन्स बन सकती हैं. जैसे मानिए अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है नीचे सब्ज्यू हो गया और ये वाला हिस्सा जो है वर्टिकली अपलिफ्ट हो गया, तो इससे क्या हुआ, ये अपलिफ्ट हिस्सा जो है ना ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ब्लॉक माउंटेन. तो अर्थक्वेक से हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं लैंडफॉर्म्स में. तो एक तो ये था. अब दूसरा देखिए, यही टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट है, इसके कारण और भी कई तरह के जो है चेंजेस अर्थ पे होते हैं. तो इसके अलावा जो है हम बात करते हैं वोल्केनिक मूवमेंट्स. तो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण वोल्केनिक मूवमेंट भी होती है. इसमें क्या होता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है, कई बार वो अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करके या एक ओपनिंग बना लेता है, और मैग्मा जो है अर्थ स्पेस पे आकर के यहाँ आसपास में जो है एक इस तरह का वोल्केनिक माउंटेन का रूप धारण करता है, शेप ले लेता है, और ये मैग्मा जो है इग्नियस रॉक बनाता है फिर. तो ये जो इस तरह की जो माउंटेन बनती हैं, वोल्केनिक मैग्मा के ऐसे माउंटेन का जो शेप ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स. तो आपने देखा कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण वोल्केनिक मूवमेंट होती हैं और अर्थक्वेक्स आते हैं, और दोनों के कारण जो है हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर की शेप जो है, बहुत सारी लैंडफॉर्म्स की शेप
नए शेप्स बनती रहती हैं और पुरानी शेप्स में बदलाव होता रहता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस के बाद में कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स के बारे में लिख देता हूँ, बता देता हूँ, जो हम अपने आसपास जो है नोटिस करते हैं। आपने दोस्तों वाटरफॉल देखे होंगे, पानी के झरने, जो नदियाँ वाटरफॉल बनाती हैं, आपने वो देखे होंगे। ठीक है, आपने फ्लड प्लेन्स के बारे में भी सुना होगा। फ्लड प्लेन्स, नदियाँ यहाँ पे मिट्टी ला के बिछाती रहती हैं। ठीक है, आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे, जब आप रेगिस्तान के एरिया में जाएंगे तो पहाड़ जैसे, मिट्टी के पहाड़ जैसे देखे होंगे सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसी प्रकार आप समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो बीचेस आपने देखे होंगे। तो इस तरह से हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स भी हैं, जैसे रिवर वैलीज भी हैं, रिवर वैलीज भी हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि इनके क्या कारण है। ये लैंडफॉर्म्स जो बने हैं, ये इनको किसने बनाया और ये कैसे बनते हैं, किस तरह की प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो पहले हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब रिवर फ्लो होती है, जब किसी माउंटेन से रिवर फ्लो होके आती है, वाटर को कैरी करके लेके आती है, वाटर जो फ्लो होता है, तो ये वेदरिंग के कारण जो है, ये जो माउंटेन्स हैं, इनके स्मॉल पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते रहते हैं। वेदरिंग मतलब हाई टेम्परेचर या क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टोन्स में, जिससे ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये स्मॉल पार्टिकल्स फिर क्या बन जाते हैं, सिल्ट बन जाते हैं या सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और रिवर वाटर जब ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरिया से, पहाड़ों से होते हुए जब प्लेन्स में आता है, तो ये सिल्ट और सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी करके लेके आएगा। तो इसको कहते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। तो ये जो पार्टिकल्स का टूटना और पानी के साथ बह के आना, तो ये इरोजन है। और इसको ट्रांसपोर्ट करके जब ये नीचे लाके यहाँ पे प्लेन्स में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, तो क्या बन जाएगा, फ्लड प्लेन्स को ये क्रिएट करेगी, फ्लड प्लेन्स। तो देखिए, रिवर में हमने क्या देखा, इरोजन हुआ और डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन से फ्लड प्लेन्स बने। इसके अलावा जब रिवर आगे मूव करती है प्लेन्स में, तो कई बार ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करती है। रिवर जो है अपने कोर्स में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करती है। तो इस तरह के जो सर्कुलर लूप बना रही है, ये सर्कुलर लूप जो बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं मिएंडर्स। तो देखिए, रिवर क्या करती है, अपने जब प्लेन एरियाज में जो रिवर ट्विस्ट एंड टर्न करने लगती है, तो इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो लूप्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं मिएंडर्स। और कई बार ये जो लूप्स हैं, कई बार इतने ज़्यादा जो है सर्कुलर हो जाते हैं कि ये जो है अपने ही मेन कोर्स से, रिवर के मेन कोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिवर अपने इन्हीं जो एंड पॉइंट्स हैं, इस सर्कुलर के एंड पॉइंट्स में अपने सिल्ट को डिपॉजिट करने लग जाती है, जिससे यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और रिवर अपना रास्ता सीधा बना लेगी और ये कट करके एक तरह से ऐसे जो है मून की शेप में, ऐसी शेप में एक लेक क्रिएट हो जाएगी। तो जब ये सर्कुलर लूप कट ऑफ होकर के रिवर से इस तरह की लेक बनाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो आपने क्या देखा, रिवर जो है सेडिमेंट्स को लेके आती है, फ्लड प्लेन बनाती है, ऐसे सर्कुलर लूप बना करके मिएंडर बनाती है, और जब ये मिएंडर कट ऑफ होकर के एक लेक का रूप धारण करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इसी प्रकार जब अपने आगे कोर्स में जब आगे जाती है रिवर, तो ओशंस में मिलने से पहले वो अपने माउथ पे जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, यहाँ पे सिल्ट को डिपॉजिट करने लगती है। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगुलर जो है शेप में यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होने लगेगा और ऐसे फैन जैसा स्ट्रक्चर जो बन जाता है, इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है, जो बांग्लादेश में है और गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है, जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले वो एक फैन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस तरह से आपने रिवर्स में ये चीज़ें देखी। इसके अलावा क्या होता है, जब रिवर्स में फ्लड आती है, तो वो अपने किनारों पर, अपने बैंक्स पर, ये बैंक्स होते हैं रिवर के आसपास के एरिया को बैंक्स बोलते हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर भी जो है कुछ सिल्ट को जमा करती रहती है, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो ये इस तरह का जो डिपॉजिट इसके होने से ये थोड़ा सा हाईलैंड हो जाता है। ये रिवर वैली, इसके आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। तो इसको हम कहते हैं लीवीज, जो कहते हैं लीवीज। तो रिवर्स के इस पूरे कोर्स में कितने तरह के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। तो हमारी अर्थ जो है वो हमें लगता नहीं है, लेकिन बहुत स्लोली ड्यू टू फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर्स एंड ड्यू टू विंड ब्लो, बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो है नेचुरल प्रोसेस के कारण हो रहे हैं और नए नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, नए नए शेप्स जो है अर्थ के ऊपर बन रही है। अब इसके आगे अगर हम, ये तो थे रिवर्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स, ऐसे ही जो ओशंस होते हैं, ओशन वेव्स चलती रहती हैं, ओशन के अंदर बहुत सारी वेव्स चलती रहती हैं, और उनके किनारों पर जो रॉक्स हैं वो उन रॉक्स को बार बार स्ट्राइक करके काटती रहती है, जिससे क्या होता है, रॉक्स की शेप जो है इस टाइप से हो जाती है। तो कई बार तो ये रॉक्स कट करके जो है
इस तरह से शेप बन जाते हैं, कई बार इस तरह की आर्क टाइप में बन जाती है, और कई बार किनारों पर यूं ऐसे केव टाइप में बन जाती है, केव ऐसे केव टाइप में बन जाती है। तो जो इस तरह की स्टाल्क, इसको बोलते हैं स्टाल्क, इस तरह की शेप जब समुद्र की वेव्स जो है पहाड़ों को काट करके ऐसी एक स्टैंडिंग रॉक वाली शेप बनाती है तो उसको स्टाल्क बोलते हैं। और कई बार इस तरह की आर्च टाइप में बनाती है तो उसको बोलते हैं आर्च। क्या बोलते हैं? आर्च। और जब किनारों पर पत्थरों को घिस करके इस टाइप की शेप बन जाती है, इस टाइप की शेप जब बन जाती है तो केव शेप बन गई। तो ये ओशन वेव्स भी जो है अलग अलग तरह की शेप्स बनाती हैं, तो इनको तो बोलते हैं इरोजनल। ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ये इरोजनल एक्टिविटी हो रही है वेव्स के द्वारा। इसी के साथ साथ ये जो वेव्स हैं ये अपने बीचेस पे, समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, ये इन पत्थरों को तोड़ करके जो स्मॉल पार्टिकल्स उनको यहाँ पे बीच पे बार बार लाती है और डिपॉजिट करती रहती है। तो क्या होता है? बीच का निर्माण होता है। बीच की मिट्टी आप गए होंगे तो कितनी अच्छी जो है ना फाइन सैंड वहाँ पे बिछी होती है, तो वो कौन बिछाता है? समुद्र की वेव्स आती हैं और यहाँ पर ऐसे आती हैं और मिट्टी लेके आती हैं और बीचेस को प्रिपेयर करती है। तो आपने देखा कि रिवर्स भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं और सी वेव्स भी बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स को शेप करती है, रीशेप करती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि देखिए एक होता है ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स क्या होते हैं? देखिए जो हाई 5000 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ है वहां पर बर्फ के जो है ऐसे आइस कैप्स, बर्फ की ऐसे चद्दरें ढकी हुई हैं। बर्फ एक चद्दर के रूप में ऐसे जो है पहाड़ों के ऊपर, जो 5000 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। तो ये जो आइस कैप्स हैं, ये जब आइस कैप्स पिघलते हैं या स्लाइड करने लगते हैं, पहाड़ से नीचे स्लाइड करने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? आइस रिवर्स आप इनको बोल सकते हैं, आइस रिवर्स। तो जब ये आइस टूट करके और धीरे धीरे स्लाइड करती है पहाड़ से नीचे और लो लैंड एरिया पे आकर के जब ये नीचे स्लाइड करती है, साथ में पहाड़ों के टुकड़ों को तोड़ते हुए लेके आती है, स्मॉल पार्टिकल्स को तोड़ करके साथ में लेके आती है और इसको कहाँ डिपॉजिट करती है? अपने यहाँ पे लो लैंड एरिया में। तो ये इस तरह का जो डिपोजिशन यहाँ पे होता है आइस ग्लेशियर्स के कारण, तो इसे हम कहते हैं मोरेन्स। तो देखिए दोस्तों, ग्लेशियर के कारण भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इरोजन हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं और नीचे आकर के डिपोजिट हो रहे हैं, तो इनको मोरेन्स बोलते हैं। इसी तरह बार बार लगातार डिपोजिशन होने से ऐसे यू शेप की वैली, देखो ये एक पहाड़ है, यहाँ पर भी आइस है, तो ये भी कुछ डिपोजिट लेके आ रहा है और ये भी कुछ डिपोजिट करने के लिए लेके आ रहा है, और बीच में यहाँ पे इस टाइप का जो है यू शेप एक वैली बन जाती है। तो यू शेप वैली भी कौन बनाता है? ग्लेशियर्स यू शेप वैली बनाते हैं। तो आपने रिवर्स में देखा, रिवर क्या है? वाटरफॉल भी बनाती है रिवर्स, डेल्टा बनाती हैं, सर्कुलर लूप बनाती हैं। इसी तरह ग्लेशियर्स भी यू शेप वैली और मोरेन्स बनाते हैं। अब दोस्तों ये हमने जान लिया कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो है अर्थक्वेक आते हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट में। उसके कारण कई बार क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट होने के कारण जो है और भी कई तरह के जो माउंटेन बनते हैं। देखिए माउंटेन 3 प्रकार के हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बन जाते हैं। एक तो है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती है? ये हमारी अर्थ है, जब इसका वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया तो ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे? इसके कंपैरिजन में ऊंचे रह जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ये भी जो है टेक्टोनिक प्लेट के वर्टिकल मूवमेंट के कारण बन जाता है। और कई बार जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, या तो वो कन्वर्जेंट मूवमेंट करेंगे या डाइवर्जेंट, तो उससे भी क्या होता है? कई बार वैलीज बन जाती हैं, और कई बार क्या होता है जब वो कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है तो ये जो अर्थ क्रस्ट ऊपर में, इसमें ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, ऐसे फोल्ड बन जाते हैं। जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन एक फोल्ड माउंटेन है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट ऐसे धीरे धीरे मूव करके एक दूसरे की तरफ मूव करने लगती हैं तो ऊपर की क्रस्ट में फोल्ड पड़ जाते हैं, उससे भी माउंटेन बन जाती हैं। तो एक तो ब्लॉक माउंटेन हमने पढ़ा, दूसरा हमने फोल्ड या फोल्टी माउंटेन हमने पढ़ा, और तीसरा हमने देखा था ना वोल्केनो से भी एक माउंटेन बनता है, वोल्केनिक माउंटेन। तो तीन तरह की जो माउंटेन हमारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बन रहे हैं, और लीवीज वगैरह जो है, डेल्टा वगैरह जो है, या ऑक्सबो लेक हैं, या मिएंडर्स हैं, या यू शेप वैली है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हमारी अर्थ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वाई द चैप्टर नेम इज आवर चेंजिंग अर्थ। आवर अर्थ इज not static, it is continuously changing. Now I believe you have better understanding how it is changing. Now it is your task, if you find any problem in that, you may comment to me and ask me the questions. From my side the chapter is over. See you student. The next chapter we will meet in another class. Goodbye.